मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि संगठन द्वारा अपने सदस्यों के टेक्निकल सपोर्ट के लिए कार्य के दौरान जो तकनीकी ज्ञानवर्धन के लिए, जानकारियों के लिए हम लोग एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं और जिसके तहत ये चौथा एपिसोड हम लोग प्रसारित करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय है वायरिंग शेड्यूल बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड C&R पैनल ऑफ 33 kV फीडर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब आप वितरण क्षेत्र में हो या ट्रांसमिशन क्षेत्र में हो, जहाँ पर भी 33 के ब्रेकर हैं और ज़्यादातर वितरण क्षेत्रों में भी ये लगे हुए हैं, वहाँ पर उनकी फंक्शनिंग कैसे सही हो, कोई फॉल्ट आ जाए तो कैसे सही किया जाए, वायरिंग कहाँ पर AC सप्लाई दी गई है, कहाँ DC सप्लाई दी गई है, कहाँ से हम एनर्जी मीटर को सप्लाई देते हैं और एनर्जी काउंट होती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी एक जूनियर इंजीनियर को होनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी प्रयास के लिए ये आज का कार्यक्रम हम लोग शूट कर रहे हैं। और मैं मित्रों बता दूं, इस बार इस कार्यक्रम को एक हमारे बहुत नवयुवा कार्यकर्ता, संगठन के पारेषण दक्षिण पूर्व शाखा के सचिव जो हैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, ये इसको बनाए हुए हैं और संगठन जो एक सकारात्मक कार्य विभाग को सही ढंग से चलाने के लिए, अपने लोगों को विभागीय कार्य में दक्ष बनाने के लिए इस नए युवा कार्यकर्ता ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। चूँकि एक ये नए कार्यकर्ता हैं, हो सकता है इनके प्रेजेंटेशन में या अन्य चीज़ों में कुछ कमी बेसी हो, हम समझते हैं आप उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन जो इन्होंने विषय उठाया है उस विषय की गहराई को और उसकी महत्ता को आप निश्चित तौर पर महसूस करेंगे और महसूस करने के साथ साथ उसका उपयोग विभागीय कार्यों में करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ये आज का जो ये वीडियो है, ये आपको हम लोग एपिसोड है आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका पूरा आप फायदा उठाएं और जो भी इससे संबंधित क्वेरीज हों वो संगठन को भेजें। हमारा प्रयास होगा कि अगले एपिसोड में या व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बात करके आपकी जो भी आशंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं अनिल कुमार सिंह जी का, जिन्होंने इस वीडियो को आज शूट किया है। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिंह, क्षेत्रीय सचिव पारेषण दक्षिण पूर्व, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप देखते हैं कि विगत वर्षों से संगठन हमारा सदैव विभाग हित के बारे में सोचता आया है, तो इसी क्रम में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय यशस्वी इंजीनियर जीवी पटेल साहब का मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि विभाग के तकनीकी ज्ञान से संबंधित कुछ मैं भी वीडियो बनाऊं, जो कि हमारे फील्ड में साथी हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। साथियों, उनके निर्देश से मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो हमारे पूरे विभाग के लिए, चाहे वो पारेषण स्कंध से संबंधित हो, चाहे वो वितरण स्कंध से संबंधित हो, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं ये भी जानता हूं साथियों कि बहुत सारे साथी हैं जो भली भांति इसके बारे में तकनीकी ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ जो भी साथी, कुछ ऐसे साथी जो इनके बारे में तकनीकी ज्ञान ना रखते हों, वो इस वीडियो के माध्यम से अधिक लाभ उठा सकें और साथ ही साथ विभाग की बेहतरी के लिए इतना अच्छा कार्य करें कि हमारा विभाग, हमारा राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश का यही मंतव्य है, उसकी यही आकांक्षा है कि हम विभाग में अपना इतना योगदान दें कि पूरे भारतवर्ष में हमारा विभाग शीर्ष स्थान पर रहे। यही हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का भी सोचना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज साथियों, आज मैं 33 kV के बारे में डिस्कस करूंगा। चूँकि 33 kV पर होता क्या है कि 33 kV पारेषण इंड पर भी पाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन इंड पर भी पाया जाता है। तो आज हम एक ऐसा वायरिंग शेड्यूल बनाएंगे जो 33 kV सर्किट ब्रेकर और C&R पैनल के बीच होगा। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो ट्रांसमिशन में हम लोग जानते हैं कि 33 kV पर हम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें
तो हम ये जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पर हम 33 kV की इनकमिंग सप्लाई प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल लाइन डायग्राम में बनाता हूँ। अभी इस फिगर को छोड़ दीजिए, इसके बारे में मैं आता हूँ। एक हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये आप ये मान लीजिए कि ये कोई 33 kV की बस है। ठीक है, अब इस 33 kV की बस में ये हमारा एक बस आइसोलेटर लगा है। क्या लगा है? बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर के बाद हम एक सीटी लगाते हैं और ये सीटी के बाद चले आए सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर के बाद यहाँ पर लाइन आइसोलेटर लगता है। फिर ये मैं फीडर आगे सप्लाई देता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझिए। ये मैं एक एक लाइन दिखाया हूँ, लेकिन ये 3 फेज का नोटेशन है। ये आप इसको 3 फेज समझिएगा कि RYB फेज की एक बस है, यहाँ पर एक बस आइसोलेटर लगा है, फिर सीटी लगा है, फिर सर्किट ब्रेकर लगा है, फिर ये आइसोलेटर लगा है। ठीक है, और ये मेरा फीडर है। ये फीडर मेरा कहीं जाता है आगे सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो साथियों, हम जब किसी फीडर से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किसी फीडर से हम सप्लाई देते हैं, तो इस फीडर को कंट्रोल करने के लिए भी हम कुछ माध्यम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। और ये कंट्रोलिंग माध्यम हम कहाँ पर लगाते हैं? ये कंट्रोलिंग माध्यम हम कंट्रोल रूम में लगाते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन का सब स्टेशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का सब स्टेशन हो। तो आइए मैं मानता हूँ कि ये मेरा एक कंट्रोल रूम है। मैं ऐसे एक इमेजिन करता हूँ, ये एक बड़ा सा मेरा कंट्रोल रूम लगा है, ये मेरा कंट्रोल रूम है। ठीक है, और यहाँ पर ढेर सारे पैनल रखे हुए हैं। आप जाते होंगे सब स्टेशन में अपने, तो देखते होंगे ढेर सारे ऐसे पैनल रखे होंगे। ये ढेर सारे एक पैनल रखे हैं, ये ढेर सारे पैनल रखे हैं। इसको मैं नाम देता हूँ, ये हमारे ढेर सारे पैनल है अंदर सब स्टेशन के अंदर। आप कंट्रोल रूम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे। इसको मैं नाम लेता हूँ C&R पैनल। C&R पैनल का मतलब कंट्रोल एंड रिले पैनल, मतलब ये इसी पैनल से कंट्रोलिंग भी होगी और यही इसी पैनल में रिले भी लगा होगा, तो इससे हमको प्रोटेक्शन भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये फीडर मेरा कहाँ पर बना होता है? ये स्विच यार्ड में बना होता है। और ये पैनल कहाँ रखा होता है? ये कंट्रोल रूम में लगा होता है कि नहीं लगा होता है। और इसी पैनल से क्या करते हैं? इसी पैनल से हम इस फीडर की कंट्रोलिंग करते हैं। अगर इस पैनल से इस फीडर की कंट्रोलिंग करना होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से और इस फीडर के बीच कुछ न कुछ कंट्रोल केबल जुड़ा होगा। तो वही चीज़ हमको समझना है कि इस फीडर से इस C&R पैनल के बीच वो कैसे कैसे कंट्रोल केबल हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब कि C&R पैनल हमारा यहाँ पर है और फीडर यहाँ पर है। इस फीडर की कंट्रोलिंग C&R पैनल से होती है। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बस आइसोलेटर है। ठीक है, अभी इसकी बात हम नहीं करते हैं, अभी हम केवल सीटी की बात करते हैं और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। ये मेरा सीटी का सिंबल है, ये मेरा सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। सीटी और सर्किट ब्रेकर का यहाँ पर क्या यूज है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, हम आते हैं पहले सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर का यहाँ पर क्या काम है? सर्किट ब्रेकर का काम यह है कि फीडर को क्लोज करना या ओपन करना। ठीक है, दूसरी चीज़ एक चीज़ सर्किट ब्रेकर में ये भी बताना चाहूँगा कि सर्किट ब्रेकर से हम किसी भी फीडर को नो लोड या ऑन लोड दोनों कंडीशन में ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी हमारे परम आदरणीय इंजीनियर पंकज गुप्ता साहब ने काफ़ी विस्तृत बारे में बताया है सर्किट ब्रेकर के माध्यम में। तो मैं भी कुछ बताता हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि सर्किट ब्रेकर से हम क्या करते हैं, इस फीडर को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। तो इस सर्किट ब्रेकर से तो क्लोज ओपन करते हैं, लेकिन हम कहाँ से क्लोज ओपन करते हैं? इस C&R पैनल से। यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, इस स्विच के माध्यम से हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं या सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं। इसी चीज़ को मैं ये भी कह सकता हूँ कि फीडर को ओपन करते हैं या फीडर को क्लोज करते हैं।
तो कहाँ से करते हैं, यहाँ पर एक CNR पैनल से करते हैं, ठीक है, यहीं से हम करते हैं। यहाँ पर एक स्विच लगा होता है जिसका नाम TNC स्विच हम लेते हैं, उसी से हम इसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। अगर हमको यहाँ से इस सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना होगा या ओपन करना होगा तो यहाँ से यहाँ के बीच हमको कोई केबल डालना होगा या कोई केबल कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमको समझना है कि सर्किट ब्रेकर और CNR पैनल के बीच का हमारा क्या कनेक्शन होता है, जिससे कि हम सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ओपन कर सकें या क्लोज कर सकें, ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये होता है कि कभी मान लीजिए इस फीडर में कोई फॉल्ट आ जाए, मान लीजिए फेस टू ग्राउंड फॉल्ट आ गया, तो हम ये चाहते हैं ये फीडर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए। ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए मतलब ओपन हो जाए, जैसे तार गिरी हम बैठे रहे कंट्रोल रूम में, लेकिन अपने आप ये क्या करे, ये सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाए। तो आप जानते हो कि सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ओपन तब होगा फॉल्ट कंडीशन में जब हमारा रिले लगा होगा। रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है और फॉल्ट को सेंस करके वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है या सर्किट ब्रेकर को DC सप्लाई देता है कि सर्किट ब्रेकर इस फीडर को ट्रिप कर दे। तो इसका मतलब जो रिले कहाँ लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है इस CNR पैनल में। और ये रिले क्या करेगा, ये रिले भी क्या करेगा, इस सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा कि भैया आप इसमें फॉल्ट आ गया और ये ट्रिप हो जाए, ठीक है। अब रिले यहाँ पर लगा है, ठीक है, इतनी बात आपको कुछ क्लियर हो रही होगी। अब हम चले आते हैं कि ये जो रिले है, ये जो रिले लगा है, इसको कैसे पता चला कि इस फीडर में फॉल्ट आया। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये जो रिले है, इस रिले को कैसे पता चला कि इस फीडर में फॉल्ट आया। भाई फीडर तो हमारा यहाँ पर है, ये आगे कहीं जा रहा है, ये स्विच यार्ड में है, ये कंट्रोल रूम में है, ठीक है। तो इसको कैसे पता चला कि ये इस फीडर में फॉल्ट आया और ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा दे। तो इस रिले को पता कहाँ से चलता है, इस रिले को पता चलता है हमारे, इस रिले को पता चलता है इस CT से। इस CT से इस रिले को पता चलता है कि भाई कि सर्किट ब्रेकर में फीडर में फॉल्ट आ गया है और सर्किट ब्रेकर को वो ट्रिप करा दे। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं CT के बारे में, फिर ये बताते हैं कैसे ये समझता है। CT आप जानते हो, इसका पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर होता है। इसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो यूज होते हैं, एक यूज होता है मीटरिंग के लिए और दूसरा यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे फीडर में कोई फॉल्ट आ गया है तो उस फॉल्ट से बचने के लिए वो सर्किट को प्रोटेक्ट कराए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, CT, उसके लिए CT यूज करते हैं। और CT का कनेक्शन किससे करते हैं, हम रिले से करते हैं, ठीक है। CT का कनेक्शन हम रिले से करेंगे, रिले ही फॉल्ट को सेंस करेगा जिससे वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा पाए। तो CT होता क्या है, CT का कनेक्शन इस रिले से हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें फॉल्ट आएगा, जैसे फेस टू ग्राउंड फॉल्ट आएगा, इस CT में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ेगी। क्योंकि करंट की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वही करंट यहाँ पर अधिक करंट इस रिले में फ्लो होगी। जब जैसे ही रिले में अधिक मात्रा में करंट फ्लो होगी तो ये समझ जाएगा कि इसमें फॉल्ट आ गया है, अब सर्किट ब्रेकर को मैं ट्रिप करा दूँ। हालांकि ये इसकी एक हम सेटिंग करते हैं कि कितने पर ट्रिप करना है या कितने पर नहीं करना, ये चीज़ आगे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये CT से हमारे इस रिले को पता चलता है कि ये फॉल्ट आ गया है और ये रिले क्या करता है, हमारे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है कि ये फीडर हमारा ट्रिप हो जाए। दूसरा हम ये यूज़ बता रहे हैं कि CT का यूज़ मीटरिंग के लिए करते हैं। मीटरिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारा CNR पैनल होता है, कंट्रोल रूम में आप जाते होंगे, देखते होंगे CNR पैनल, तो उसमें अमीटर लगा होता है, ठीक है, एनर्जी मीटर भी लगा रहता होगा। तो जो अमीटर होता है उसमें करंट की वैल्यू आती है, ठीक है, उसमें अमीटर में करंट की वैल्यू आती है। वो करंट कहाँ से सेंस करता है, वो करंट पाता कहाँ से है, वो CT के थ्रू ही एक कनेक्शन आता है, CT के थ्रू ही एक कनेक्शन आता है, CT के थ्रू ही एक कनेक्शन आता है जो अमीटर में जाता है और अमीटर करंट शो करता है। दूसरा CT, और उसी में वही मीटरिंग से हमारा एनर्जी मीटर में भी कनेक्शन जाता है जिससे कि वो एनर्जी काउंट कर सके, ठीक है। इसके लिए हमारा CT इस तरीके से यूज होता है। तो चलिए
सबसे पहले हम सीटी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सीटी का कनेक्शन हमारे कंट्रोल C&R पैनल से कैसे होता है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा फीडर है उसके लिए जो वायरिंग शेड्यूल हम बनाएंगे उसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सबके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होगा वो सीटी का मैं कनेक्शन बताऊंगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि सीटी का कनेक्शन क्यों करते हैं, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसके बारे में बता चुका हूँ। जो दूसरा मैं बताऊंगा वो पीटी कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। जो मेरा तीसरा रहेगा वो कंट्रोल सर्किट के बारे में रहेगा। कंट्रोल सर्किट बोले या तो प्रोटेक्शन, या तो कंट्रोल सर्किट भी बोल सकते हैं या प्रोटेक्शन। सॉरी, तीसरा मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, तीसरा मेरा रहेगा डीसी और एसी सप्लाई के बारे में रहेगा। और चौथा रहेगा कंट्रोल सर्किट के बारे में, और पांचवा रहेगा इंडिकेशन के बारे में। सीटी के बारे में बता चुका हूं कि सीटी का यहाँ पर क्या यूज है, ये आप समझ गए होंगे। पीटी का यूज एक चीज़ ये जान लीजिए कि जैसे हम सीटी से यहाँ पर कनेक्शन लाते हैं मीटर में, एनर्जी मीटर में, उसी तरीके से पीटी से भी हम कनेक्शन लाते हैं वोल्ट मीटर में और एनर्जी मीटर में। आप जानते होंगे एनर्जी मीटर में 2 कॉइल होती है, एक सीसी कॉइल होती है और एक पीसी कॉइल होती है। ठीक है, एक करंट कॉइल, एक पोटेंशियल कॉइल। तो सीटी से करंट कॉइल में कनेक्शन करते हैं और पीटी से पोटेंशियल कॉइल में कनेक्शन करते हैं, तब वो एनर्जी हमारा काउंट करता है। अब आ जाइए एसी और डीसी सप्लाई की हम बात करते हैं। तो अगर एसी डीसी सप्लाई की हम बात करें तो डीसी 110 वोल्ट की यूज करते हैं, एसी यहाँ पर 230 वोल्ट की यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसी के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। हम चूँकि सप्लाई तो यहाँ पर देखिए 33 kV की फीड करते हैं, मतलब 33,000 वोल्ट सप्लाई हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम 230 वोल्ट एसी के बारे में क्यों जिक्र कर रहे हैं। 230 वोल्ट एसी का काम हमारा क्या होता है ये चीज़ हम समझते हैं, थोड़ा शार्ट में बताऊँगा। ठीक है, 230 वोल्ट एसी का यूज इस C&R पैनल में भी होता है और इस सर्किट ब्रेकर में भी होता है। आप इसको थोड़ा जल्दी समझिएगा। 230 वोल्ट का ध्यान दीजिएगा। 230 वोल्ट का C&R पैनल में 2 काम होता है। पहला काम ये होगा, इसमें हम कोई अगर अंदर बल्ब लगाते हैं प्रकाश के लिए तो उसके लिए होता है। दूसरा, हम स्पेस हीटर लगाते हैं। स्पेस हीटर का मतलब यह है कि अगर पैनल के अंदर कभी नमी आ जाए तो हम इस पर हीटर चालू करके उस नमी को दूर कर पाएँ। तो ये हमारा 2 काम हो गया C&R पैनल में। अगर सर्किट ब्रेकर की हम बात करें तो यहाँ पर 230 वोल्ट की एसी का यूज होता है। इसी तरीके से C&R लाइटिंग के लिए मान लीजिए कोई बल्ब में लगाऊंगा, और दूसरा स्पेस हीटर। तीसरा, इसमें एक स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लगी होती है। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर हम एसी सप्लाई से चार्ज करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर लगी होती है जो कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई से वो चार्ज होता है। और इसके बारे में डिस्कशन हमारे परम आदरणीय इंजीनियर पंकज गुप्ता साहब ने बड़े विस्तार से समझाया है। और ये हुआ एसी सप्लाई के बाद डीसी सप्लाई की बात ये होती है कि डीसी सप्लाई 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई हम यूज करते हैं। 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई हमको कहाँ से मिलती है, हमारे सब स्टेशन में बैटरी बैंक होता है, वहाँ से हम 110 वोल्ट की डीसी प्राप्त करते हैं। अगर C&R पैनल की हम बात करें तो 110 वोल्ट की सप्लाई के यूज मैं यहाँ पर करता हूँ। एक तो मेरा हो जाएगा इंडिकेशन के लिए, जितने हमारे उसमें इंडिकेटिंग बल्ब जलते हैं कि ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, सीमाफोर ऑन है या ऑफ है, ओपन है या क्लोज है, उसके लिए हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए डीसी की सप्लाई यूज करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हमको ब्रेकर क्लोज करना है या ओपन करना है तो वो डीसी सप्लाई के थ्रू हम ओपन या क्लोज करते हैं। ठीक है, तीसरा, हमारा एनाउंसिएशन के लिए भी डीसी सप्लाई यूज होती है। जैसे कि कोई फीडर हमारा ट्रिप हो जाता है तो उसमें हूटर बजता है तो वो डीसी सप्लाई के थ्रू बजता है। अगर सर्किट ब्रेकर की मैं बात करूँ डीसी सप्लाई की, तो सर्किट ब्रेकर में हमारा क्लोजिंग कॉइल लगा होता है, ट्रिपिंग कॉइल लगा होता है। ये हमारा डीसी सप्लाई से ही ऑपरेट होता है। चूँकि इसके बारे में आगे हमको बताना है इसलिए शार्ट में बोलता चला जा रहा हूँ। कंट्रोल सर्किट का मतलब ये होगा, कंट्रोल सर्किट का ये मतलब होगा, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जब मुझे सर्किट को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है, मैं इसी C&R पैनल से ही कंट्रोल रूम में बैठे बैठे कर लेता हूँ। तो वही चीज़ मुझे बताना होगा कि यहाँ से कैसा हम कंट्रोल केबल यहाँ से यहाँ के बीच कनेक्ट करते हैं कि हम ब्रेकर को ऑन कर सकें, ऑफ कर सकें और फॉल्ट कंडीशन में ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंट्रोल सर्किट।
पांचवा आ जाता है इंडिकेशन। इंडिकेशन सर्किट में ये दिखाया जाएगा कि सर्किट ब्रेकर और ये CNR पैनल के बीच हम कैसा कंट्रोल केबल का कनेक्शन करें कि जब हमारा ब्रेकर ऑन हो तो यहाँ पर ऑन का इंडिकेशन आए, जब ब्रेकर हमारा ऑफ हो तो ऑफ का इंडिकेशन आए, जब ब्रेकर मेरा ट्रिप हो तो ब्रेकर ट्रिप का इंडिकेशन आए। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम CT के कनेक्शन में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम CT के कनेक्शन में आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि CT का काम क्या था, CT मीटरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हुआ। तो आइए सबसे पहले हम CT के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं। साथियों, होता क्या है, होता ये है कि कोई भी हमारा फीडर जाता है R Y B फेज होता है, तो सभी फेज के लिए हमारा एक एक CT लगा होता है। सभी फेज के लिए हमारा एक एक CT लगा होता है। तो R फेज के लिए एक CT लगा होगा, Y के लिए एक और B के लिए अलग एक CT लगा होता है। और जो 33 kV पर जनरली हम यूज करते हैं वो 400/1 की CT यूज करते हैं या 200/1 की यूज करते हैं, और वो 2 कोर की CT यूज करते हैं। तो थोड़ा सा 2 कोर की CT का मतलब क्या होगा ये आप समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरी कोई CT है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर CT का होता है, कुछ ऐसा CT का स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ ऐसा। बहुत अच्छा मैं फिगर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल समझाने के प्रयास में हूँ कि केवल मैं समझा पाऊँ। ये मेरा कोई CT है। ठीक है, ये मेरी कोई CT है। आपको मैं पहले बताया हूँ कि CT कहाँ लगा होता है। ठीक है, इतना मैं बता चुका हूँ। ये मेरी कोई CT है, ये मेरी CT लगी हुई है। ये एक CT ये है, एक CT ये है और एक CT ये है। इतनी समझिए। मान लीजिए कि ये R फेज की CT है, ये R फेज की सप्लाई आई और ये आगे कहीं जा रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए ये Y फेज की CT है, ये ऐसे लगा और ये चला गया। ठीक है, ये हमारा Y फेज की CT है। और इसी तरीके से एक मान लीजिए ये B फेज की कोई CT है, ये यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ से ये निकल गया। ये R हुआ, ये Y हुआ, ये B हुआ। CT मेरी सीरीज में लगी होती है, ऐसे कुछ सिंबल लगा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं हटा के समझाने के प्रयास करता हूँ। इसमें होता क्या है, इसका ये मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग सीरीज में लगा होगा, ये आगे सप्लाई चली जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग हुआ, ये ऐसे निकल गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग मेरा कुछ इस तरीके से होगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि सेकेंडरी साइड इसके 2 आउटपुट होते हैं। ये 2 आउटपुट हो गए हैं, ये आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से इस CT में भी 2 आउटपुट हो गए हैं, ये 2 आउटपुट हो गया। इसी तरीके से ये 2 आउटपुट इसमें भी हो गए, ये 2 आउटपुट इसमें हो गए। अगर इसमें 2 आउटपुट हो गए तो इसी को हम नाम दे देते हैं 2 कोर की CT। बात समझ में आ रही होगी ना। मतलब ये हुआ कि अगर 400 एम्पियर, अगर 400/1 की अगर CT लगी है, 400/1 एम्पियर की CT लगी है, या 400/1 एम्पियर की लगी हो या 400/5 की लगी हो, 400/5 एम्पियर, मैं 1 ही एम्पियर लेके चल रहा हूँ अभी। तो इसका मतलब ये होगा अगर ये प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो प्राइमरी में अगर 400 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो इस सेकेंडरी में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अब अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि CT का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। तो अब ये मेरी CT लग गई। इसके बाद इस CT के नीचे आप देखते होंगे यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा होता है। ठीक है, ये जंक्शन बॉक्स लगा होता है और इसी जंक्शन बॉक्स में हम पहले एक कोर की बात करते हैं। कोई एक कोर ले लेते हैं तीनों सीटियों का। यहाँ से ये कनेक्शन आता है, ये यहाँ से ये कनेक्शन आता है, ये इसी जंक्शन बॉक्स में ये आया, इसी जंक्शन बॉक्स में मेरा ये आया। ठीक है, इसी जंक्शन बॉक्स में ये आया और इसी जंक्शन बॉक्स में मेरा ये आया। मैं एक कोर की बात कर रहा हूँ, दूसरी कोर आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इस जंक्शन बॉक्स में इस जंक्शन बॉक्स में ये एक फेरूल पड़ा रहेगा। इस सीटी में यहाँ पर एक फेरूल पड़ा रहेगा। मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1S1 यहाँ पर रहेगा 1S2। ठीक है,
इसी तरीके से इसमें भी 1s1 रहेगा, इसमें रहेगा 1s2। तो अगर ये R फेज का है तो इसमें R फेज R डाल देंगे और इसमें Y डाल देंगे, इसमें B डाल देंगे। इसी तरीके से इसमें भी 1s1 रहेगा, इसमें रहेगा 1s2। तो हम करते क्या हैं कि इस इस S2 वाले को हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, स्टार बना देते हैं। एक ये S2 को इस S2 से कनेक्ट हुआ और ये एक S2 यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप S2 वाला स्टार में कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद बचा क्या क्या, एक 1s1 ये बचा, दूसरा एक 1s1 इसका ये बचा, तीसरा ये इसका ये बचा, ठीक है। मतलब ये R फेज का था, ये Y फेज का था, ये B फेज का था। और एक जिसको ये जो मैं स्टार बना लिया हूँ, यहाँ से एक कंट्रोल केबल ये ले आए, इसको हम बना दिए न्यूट्रल। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो अब हम करते क्या हैं, ये हम इसका इस सीटी का पहला कोर लिए, इस सीटी का पहला कोर लिए, इस सीटी का पहला कोर लिए। हम मान लिए ये जो हमने पहला कोर लिया ये प्रोटेक्शन का कोर है, दूसरा वाला कोर हम मीटरिंग के लिए यूज कर लेंगे। तो इस प्रोटेक्शन वाले कोर को हम ले जाके कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इस प्रोटेक्शन वाले कोर को हम कहाँ ले जाके कनेक्ट करते हैं, C&R पैनल में ले जाके हम कनेक्ट करते हैं। C&R पैनल में हम क्यों कनेक्ट करते हैं कि इसलिए कनेक्ट करते हैं कि C&R पैनल में ही तो हमारा रिले लगा होता है। जब C&R पैनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये रिले से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, तभी हमारे सर्किट में प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। तो यही चीज़ हमको समझना है, यही चीज़ मुझे समझना है कि इस सीटी के ये जो सीटी का कनेक्शन आया, इस सीटी का जो कनेक्शन आया, इसको C&R पैनल में किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। ये तो हम जानते हैं C&R पैनल में कनेक्ट करना है, लेकिन यही चीज़ मुझे समझना है कि C&R पैनल के किस पॉइंट पर हमको कनेक्ट करना है। तो इस चीज़ के लिए जो हमारा C&R पैनल होगा, जिस कंपनी का C&R पैनल होगा उसकी हम ड्राइंग लेंगे, ठीक है, उसकी हम ड्राइंग लेंगे। तो आज मैं जिस C&R पैनल का जिक्र कर रहा हूँ वो C&R पैनल मेरा ERL कंपनी का है, ठीक है। ये मैं एक ERL कंपनी का ड्राइंग लिया हूँ। अब ERL कंपनी में मैं इसके इंडेक्स में जाऊँगा, ERL कंपनी की जो ड्राइंग है इसके मैं इंडेक्स में जैसे ही जाऊंगा, ये मैं देख रहा हूँ, ये मेरा इंडेक्स है, आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा इंडेक्स है। और इस इंडेक्स में आप देखिए, इस पर ये लिखा है सीटी सर्किट, इस इंडेक्स में लिखा है सीटी सर्किट और इसके सीट नंबर 1 आगे लिखा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीटी सर्किट जो दिया गया है वो सीट नंबर 1 पर दिया गया है। तो ये मैं एक सीट नंबर 1 ओपन कर लेता हूँ। ये सीट नंबर 1 में कुछ ऐसा सर्किट दिखाया गया, पहला वाला फीडर 1 के लिए, दूसरा फीडर 2 के लिए, तीसरा फीडर 3 के लिए है। तो हम क्या किए हैं, ये जो पहला वाला फीडर 1 है इसको हम अपने बोर्ड पर हम बना लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम अपने बोर्ड पर बना लिए हैं। अब हम आपको यही बताएंगे कि सीटी से जो मेरा कंट्रोल केबल आएगी वो C&R पैनल के किस पॉइंट पर हमको कनेक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा इससे पहले 1 मिनट का और समय लूँगा। इससे पहले आप देखे होंगे कि S2 वाले को स्टार में बनाया हूँ, S2 वाले को स्टार बनाया हूँ। स्टार बना के यहाँ पर हम ग्राउंड भी कर देते हैं, इसको बताना भूल गए थे, यहाँ पर ग्राउंड भी कर देते हैं। हम S2 वालों को S2 वाले को हम क्यों स्टार बनाए हैं। आप ये भी कह सकते थे कि S1 वाले को स्टार बना लेते, S2 से सप्लाई ले लेते, आप कह सकते थे। लेकिन ये भी हमको जानना होता है कि हम कब S1 को स्टार बनाएंगे, कब हम S2 को स्टार बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी स्पेसिफाइड होगा। इसके बारे में जब कभी सीटी के बारे में डिटेल में बताना होगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि S2 वाले को स्टार बना लिए हैं तो हमारा ये RYBN ये हमारा कनेक्शन हमको प्राप्त हुआ। अब इसको हमको कंट्रोल केबल से कनेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी कंट्रोल C&R पैनल से कनेक्ट करना है। तो इसको मैं अब यहाँ से ये हटा देता हूँ। इसको हटा देता हूं। अब हम आपको बताएंगे C&R पैनल और सीटे के बीच कनेक्शन, सीटी और C&R पैनल के बीच कनेक्शन। तो एक साइड में ये लिख लेता हूं, एक साइड में लिख देता हूं, एक साइड में लिख लेता हूं फ्रॉम CTJB,
फ्रॉम CTJB, मतलब इधर CT सप्लाई आएगी, CT सप्लाई आएगी, इधर ये होगा C&R पैनल, ये C&R पैनल के बीच होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 वायर आएगा, जैसे RYBN, एक ये हो गया, चलिए ये नहीं चल रहा है, यहाँ से 4 वायर आता है, एक ये मेरा हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये आया है CT से। मान लीजिए ये R फेज का था, ये Y फेज का था, ये B फेज का था, ये न्यूट्रल था। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको ये वायर मैं CT जंक्शन बॉक्स से लेके आया हूँ, कहाँ पर लेके आया हूँ? C&R पैनल में लेके आया हूँ, और C&R पैनल में कहाँ कनेक्ट करना है ये मुझे पता चलेगा C&R पैनल की ड्राइंग से। तो ये ड्राइंग मैं बनाया हूँ C&R पैनल की, और ये ड्राइंग आपको कहाँ पर मिलेगी? सीट नंबर 1 पे मिलेगी। जब आप ERL पैनल का ड्राइंग खोलेंगे तो उसके सीट नंबर 1 पे ये CT का कनेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि लिखा है टू ओवर करंट एंड अर्थफॉल प्रोटेक्शन। टू ओवर करंट एंड अर्थफॉल प्रोटेक्शन के लिए दिया है 1 TB 1.1, 1 TB 1.2, 1 TB 1.3, 1 TB 1.4, और यहाँ पर एक फेरुल पड़ा होगा 1 से 11, 1 से 31, 1 से 51, 1 से 71। ये टर्मिनल ब्लॉक है, और यहाँ पर वायर कनेक्ट होगा। इस वायर, ये वायर क्या होगा? यहाँ पर ये वायर कनेक्ट होगा, और यह इसमें ये फेरुल होगा। जैसे कि हम मानते हैं कि ये मेरा एक C&R पैनल है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्मिनल ब्लॉक है, ये टर्मिनल ब्लॉक, ऐसा कुछ टर्मिनल ब्लॉक है, ये ऐसा कुछ टर्मिनल ब्लॉक होगा, ये ऐसा टर्मिनल ब्लॉक होगा, ऐसा, और यहाँ से वायर इंटरनली, यहाँ से इंटरनली वायर कनेक्ट होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, टर्मिनल ब्लॉक के बारे में आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें यह दिखाया है कि टर्मिनल ब्लॉक 1, 2, 3 और 4 पर 1 से 11, 1 से 31, 1 से 51, 1 से 71 कनेक्ट होगा। ये जो C11, C31, C51, C71 ये एक NSI कोड होता है जो प्रोटेक्शन के लिए C11, R फेज के लिए, Y फेज के C31 और B फेज के लिए C51 और न्यूट्रल के लिए C71 यूज होगा। तो आप चले जाएंगे C&R पैनल के TB1 पर, ब्लॉक 1 पर जाएंगे, ब्लॉक 1 पर जाएंगे, यहाँ पर ब्लॉक 1 पर जाएंगे, उसके TB1 पर जाएंगे, टर्मिनल ब्लॉक 1 के 1 नंबर पॉइंट में जाएंगे, टर्मिनल ब्लॉक 1 के एक 1 नंबर पॉइंट में जाएंगे, 1 पे, 2 पे और 3 पे और ये 4 पे। कहाँ पे जाएंगे? टर्मिनल ब्लॉक 1 के TB1 के 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर जाएंगे, और वहाँ एक फेरुल पड़ा होगा, वहाँ एक पहले से फेरुल पड़ा होगा। वहाँ पहले से क्या फेरुल पड़ा होगा? वहाँ पहले से फेरुल पड़ा होगा 1 से 11, 1 से 31, 1 से 51, 1 से 71। तो ऐसे TB जो ये C&R पैनल में TB लगा होता है, उस TB पे जाएंगे, TB नंबर 1 के 1 पर, TB नंबर 1 पे, TB2 पे, TB3 पे, TB4 पे, इतना वाला फेरुल ये 1 से 11, 1 से 31, 1 से 51, 1 से 71 पड़ा होगा। तो जो पड़ा होगा वहाँ पर हम जाएंगे और हम क्या करेंगे? CT जंक्शन बॉक्स से कंट्रोल केबल ले आके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ऐसे CT जंक्शन बॉक्स पे यहाँ पर ले आके कनेक्ट कर देंगे, ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ये कंट्रोल केबल में यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यही मेरा हो जाएगा प्रोटेक्शन, यही मेरा हो जाएगा प्रोटेक्शन। ठीक है, इधर CT जंक्शन बॉक्स है, इधर क्या है? C&R पैनल। C&R पैनल के TB नंबर 1 के टर्मिनल ब्लॉक 1, 2, 3, 4 इसमें हम जैसे ही कनेक्ट कर देंगे, ये हमारे प्रोटेक्शन का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मीटरिंग में भी ले लेते हैं। मीटरिंग के लिए हम दूसरी कोर लेंगे, मीटरिंग के लिए दूसरी कोर लेके उसमें भी R फेज से लेके आएंगे और Y फेज, B फेज और न्यूट्रल। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, CT जंक्शन बॉक्स से ही आएगा, CT जंक्शन बॉक्स से ही आएगा। और इधर हमारा
और इधर हमारा देखिए यहाँ पर लिखा TB 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, मतलब ये हुआ कि ब्लॉक 1 के TB नंबर 5, TB नंबर 6, TB नंबर 7, TB नंबर 8। अगर TB नंबर 5, 6, 7, 8 CT जंक्शन बॉक्स से जो मीटरिंग वाली कोर होगी वहाँ मैं कंट्रोल केबल कनेक्ट करके हम अपने TB 1 के टर्मिनल ब्लॉक 1 के 5, 6, 7, 8 पर अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा मीटरिंग का सर्किट पूरा हो जाएगा। ये मेरा मीटरिंग का सर्किट पूरा हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल C&R पैनल में इसको कनेक्ट करूँगा वैसे ही इसका कनेक्शन अमीटर से हो जाएगा, इंटरनली ऑलरेडी किया होता है, और एनर्जी मीटर से भी ऑलरेडी किया होता, उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। हमको सिर्फ क्या करना होता, CT जंक्शन बॉक्स से कंट्रोल केबल ले आके C&R पैनल के ब्लॉक 1 के 1, 2, 3, 4 पर प्रोटेक्शन वाला सर्किट करेक्ट कर देते हैं और 5, 6, 7, 8 पर CT जंक्शन बॉक्स से मीटरिंग वाला सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। इस तरीके से ये मेरा CT का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों, अब हम CT का कनेक्शन तो कंप्लीट कर चुके, अब चलिए हम लोग PT के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि PT का कनेक्शन कैसे किया जाता है। साथियों, आप लोग वाइट बोर्ड पे PT के कनेक्शन के बारे में देख रहे होंगे कि PT का कनेक्शन कैसे किया जाता है। आइए हम लोग ये देखेंगे कि PT और C&R पैनल के बीच हम कैसा कनेक्शन करते हैं। तो एक चीज़ इससे पहले और ये जान लीजिए कि जो CT होता है, CT प्रत्येक फेज के लिए लगा होता है। मान लीजिए किसी नाम का एक फीडर है, उसके लिए R फेज, Y फेज, B फेज में एक एक CT लगा हो। इसी तरीके से दूसरा फीडर होगा तो उसके लिए अलग CT लगा होगा। इसी तरीके से तीसरा फीडर होगा तो उसके लिए अलग से CT लगा होगा। इसी तरीके से चौथा फीडर होगा तो उसके लिए अलग से CT लगा होगा। लेकिन हम PT प्रत्येक फेज में प्रत्येक फीडर के लिए नहीं लगाते हैं। PT हम केवल बस में लगा देते हैं और वहीं से सभी फीडर के लिए C&R पैनल में उसका कनेक्शन हम ले जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि PT का कनेक्शन C&R पैनल में हम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक साइड ये PT की सप्लाई हमको मिल रही है, और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि PT हर फीडर के लिए अलग नहीं लेंगे। तो अगर हम ये समझते हैं कि कोई हमारे पास पहले से पैनल मौजूद है कि जिसमें PT की सप्लाई दी गई होगी, ठीक है, तो अब उस पैनल से अब हमको किस में ले जाना है, जो हम एक नया पैनल लगाए हैं नए फीडर के लिए, उसमें हमको सप्लाई लेके जाना है। ठीक है, तो ये हम मानते हैं कि ये हम माना कि ये हमारा R फेज के लिए PT का सप्लाई हुआ, ये Y फेज के लिए हुआ, ये B फेज के लिए हुआ, और ये न्यूट्रल हमारा हो गया। ठीक है, ये कहाँ से हमको मिला, PT सप्लाई फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैनल, मतलब अगर कोई बगल में पैनल लगा हुआ है तो वहाँ से हमको PT की सप्लाई मिली। अब हमको कहाँ कनेक्ट करना, हम अपने C&R पैनल में कनेक्ट करेंगे, जिससे हम एक नया फीडर बनाए हैं, नया फीडर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगा कि C&R पैनल में किस पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमको C&R पैनल की ड्राइंग देखना होगा। उसके इंडेक्स बॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे PT का कनेक्शन किस सीट नंबर पर दिया है। तो अगर आप ERL की मैं बात कर रहा हूँ तो ERL के सीट नंबर 2 में PT के कनेक्शन के बारे में ये समझाया गया है। ठीक है, मैं इसका पूरा फिगर नहीं बनाया हूँ, आप ERL कंपनी का ड्राइंग देख लीजिएगा, उसमें आगे पूरा फिगर बना हुआ है। मुझे जितने की ज़रूरत थी मैं केवल उतने के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ PT की सप्लाई एग्जिस्टिंग पैनल से कनेक्ट की गई है। BB नंबर 1 के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पर ये कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप C&R पैनल में जाएंगे, C&R पैनल में आप जाएंगे, C&R पैनल में आप देखेंगे कहीं पर लिखा होगा BB1, मतलब ब्लॉक 1 के का कहीं पर होगा 1.1 होगा, और एक होगा 1.2 होगा, एक होगा 1.3 होगा, और एक होगा 1.4। ये ऐसा उसमें BB नंबर 1 के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा लिखा होगा। और उसमें जो केबल लगी होगी इंटरनली, होता क्या है, जो भी हमारा
जो भी हमारा ये कंट्रोल रूम CNR पैनल हुआ, यहाँ पर जो भी हमारा TB होता है उसमें ये ऐसे ऐसे टर्मिनल ब्लॉक होते हैं, यहाँ पर हमको कनेक्ट करना होता। तो एक साइड तो इस पैनल के अंदर इंटरनली कनेक्ट होता है और दूसरे साइड हम फील्ड से लेके आते हैं। दूसरे साइड फील्ड से का मतलब हो गया स्विच यार्ड से लेके आते हैं, ठीक है। एक साइड वाला इसमें इंटरनली कनेक्ट होगा, दूसरी साइड हम बाहर से लेके आते हैं। तो जो दूसरे साइड हम बाहर से लेके आएंगे, वही चीज़ ले आके हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे, ये हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। और जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारा जैसे हम इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा इंटरनली वोल्ट मीटर और एनर्जी मीटर को सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा। और ये BB नंबर 1 के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पर एक फेरुल पड़ा होगा। ये फेरुल ये लिखा होगा E11, E31, E51, E71। तो आप चाहें तो इसको दिखा दीजिए समझने के लिए। E11, E31, E51, E71। ये हमको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कहाँ से मिला? ये यहाँ से मिला। यहाँ से देखिए BB1 पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ये जैसे ही यहाँ पर हम PT की सप्लाई लेके आएंगे, कनेक्ट कर देंगे, हमारा PT का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आगे फ्यूज के माध्यम से TTB बॉक्स के माध्यम से एनर्जी मीटर और वोल्ट मीटर में सप्लाई चली जाएगी। इस तरीके से साथियों हमारा PT का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो आपके बारे में जैसे मैं बताया हूं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है AC सप्लाई और DC सप्लाई का कनेक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं ना AC सप्लाई और DC सप्लाई के बारे में। अब उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। साथियों आप लोग बोर्ड में एक कनेक्शन देख रहे होंगे जो कि DC और AC के बारे में दिखाया गया है कि जो हमारी DC 110 वोल्ट की DC है और 110 वोल्ट की AC कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं DC के बारे में हम लोग समझते हैं। ये वाला हमारा DC के बारे में दिखाया गया है और ये वाला मेरा कनेक्शन AC के बारे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले मैं DC के बारे में समझता हूँ। ये डायग्राम मैं बनाया कहाँ से हूँ? ये डायग्राम मैं बनाया हूँ ERL कंपनी का मेरा CNR पैनल है। तो ERL कंपनी की मैं ड्राइंग लिया हूँ और उसके सीट नंबर 8 पे कुछ ऐसी ड्राइंग बनी हुई है। तो वो एक फीडर के लिए बनी हुई है, इसी तरीके से आगे दूसरे फीडर के लिए, इसी तरीके से आगे तीसरे फीडर के लिए। तो इसमें हमको क्या दिखाया गया, ये पॉजिटिव और निगेटिव है। ये जैसे हम कनेक्ट करते हैं वैसे सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ जाती है? CB क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट के लिए जाती है, इंडिकेशन के लिए जाती है और ये अलार्म सर्किट के लिए जाती है। यहाँ पर सीट 4 नीचे लिखा, सीट 7 लिखा, सीट 6 लिखा। तो सीट 4 का मतलब ये हुआ कि ये सप्लाई DC की सप्लाई यहाँ से क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट में जाएगी और जिसकी डिटेलिंग क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट के बारे में डिटेल में ये बताया गया है, सीट नंबर 4 में बताया गया है। और ये DC सप्लाई जैसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये हमारा फ्यूज का सिंबल है, ये लिंक का सिंबल है। फ्यूज और लिंक की सहायता से ये क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट में चला जाएगा, इंडिकेशन सर्किट में चला जाएगा और अलार्म सर्किट में। हमको DC कहाँ कनेक्ट करना होगा? केवल यहाँ कनेक्ट करना होगा। ये इंटरनली अपना ये चला जाएगा। ये इंटरनली अपना कनेक्शन CNR पैनल में किया होता है, ऑलरेडी किया गया होता है। हमको केवल यहाँ पर कनेक्शन करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि DC सप्लाई हमको कहाँ से प्राप्त होगी। DC सप्लाई हमको प्राप्त होगी बैटरी बैंक से, और वो बैटरी बैंक से हम कहाँ पर लेके जाते हैं DC सप्लाई? DC DB होती है, DC DB होता है, वहाँ से हम DC सप्लाई लेते हैं और कहाँ लेके आएंगे? हम CNR पैनल में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक DC सप्लाई लेता हूँ, यहाँ से मैं एक DC सप्लाई लेता हूँ। मानता हूँ कि ये मेरी DC सप्लाई आती, ये प्राम कहाँ से ले रहा हूँ? DC DB से मैं कहाँ लेके गया हूँ? CNR पैनल। देखिए ये DC DB से सप्लाई आएगी, ये CNR साइड के मैं दिखाया हूँ, ये यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको पॉजिटिव का नाम दे देता हूँ और ये इसको निगेटिव का नाम देता हूँ। और CNR पैनल में हमको कहाँ कनेक्ट करना है? CNR पैनल में हमको कहाँ कनेक्ट करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा CNR पैनल की जो ड्राइंग होगी। तो CNR पैनल की ड्राइंग हम खोलेंगे, उसमें हम देखेंगे, और वही चीज़ ड्राइंग मैं यहाँ बनाया हूँ। तो CNR पैनल की जो ड्राइंग है वो सीट नंबर 8 पर जाएंगे। तो ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दिया गया है। BB नंबर 1.5, BB 1 के 1.6 पर। तो यहाँ पर
हम चले आएंगे BB1 पर, BB1 पर चले आएंगे और उसके कहाँ पर टर्मिनल नंबर पर आएंगे, TB नंबर पर 1.5 और 1.6 पर चले आएंगे। वहाँ पर पॉजिटिव और वहाँ पर ये निगेटिव जैसे मैं कनेक्ट करूँगा, ये मैं DC DB सप्लाई लिया हूँ, यहाँ जैसे मैं पॉजिटिव और निगेटिव जैसे ही कनेक्ट किया हूँ, ये अपने ऑलरेडी यहाँ से ये चला गया। ठीक है, ये हमारे C&R पैनल में, ये हमारे C&R पैनल में सप्लाई चली गई। यहाँ एक फेरुल पड़ा होगा J1, इसको भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा होगा J2। ठीक है, तो ये C&R पैनल में DC सप्लाई हमारी चली गई। अब हम ये भी बताएं कि DC सप्लाई हम सर्किट ब्रेकर में भी कनेक्ट करते हैं, तो हम लगे हाथ यहाँ पर सर्किट ब्रेकर के लिए भी हम बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, ये आपका यहाँ पर एक ये भी TB है, ये ऑलरेडी इससे कनेक्ट है। अगर यहाँ आप पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव मिलने लगेगा, अगर यहाँ निगेटिव कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ भी निगेटिव मिलने लगेगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ शो कर देता हूँ, यही चीज़ मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये कहाँ पर है, ये है TB नंबर 1TB 3.8, 1TB 3.8, 1TB 3.9, 1TB 3.8 और 1TB 3.9। ये कैसे कनेक्ट है, ये इसके थ्रू कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है। ये आप ऐसे लाएंगे, ये आप इसमें ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव चला जाएगा, और आप ये ऐसे आएंगे, ये इसको कनेक्ट करके ये यहाँ से कनेक्ट कर दिए तो ये आपका निगेटिव आ गया। ठीक है, ये कहाँ कनेक्ट, ये आपका यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर ये मिलने लगा। अब यहाँ से मैं ले जाऊँगा सर्किट ब्रेकर के लिए सप्लाई। ये सर्किट ब्रेकर के लिए मैं सप्लाई लेके गया हूँ। ये देखिए, ये J1 वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव यहाँ निगेटिव हो गया। ठीक है, ये कहाँ ले गया हूँ मैं, सर्किट ब्रेकर में। ये पहले से मैं शो किया हूँ सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर में तो मैं DC सप्लाई लेके आ गया हूँ। अब मुझे ये देखना है कि वो सर्किट ब्रेकर में मैं कनेक्ट कहाँ पर करूँगा, तो उसके लिए हमको सर्किट ब्रेकर की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मैं आज टॉपिक लिया हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरा CGL कंपनी का सर्किट ब्रेकर है, उसकी ये ड्राइंग दिखाई गई है। CGL कंपनी का सर्किट ब्रेकर है, उसकी ये ड्राइंग दिखाई गई है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव और यहाँ पर लिखा है निगेटिव, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 2। मतलब कि इसके टर्मिनल नंबर 1 और 2 पर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो DC सप्लाई मेरे सर्किट ब्रेकर को चली जाएगी। तो सर्किट ब्रेकर में हमको कहाँ कनेक्ट करना है, 1 पर, और कहाँ पर कनेक्ट करना है, 2 पर। यहाँ पर फेरुल क्या पड़ा है, J1 फेरुल पड़ा है, यहाँ पर क्या फेरुल पड़ा है, J2 फेरुल पड़ा है। मतलब ये हुआ कि C&R पैनल के TB नंबर 3.8 और TB नंबर 3.9 से हम 2 केबल लेके आएंगे, कंट्रोल केबल लेके आएंगे सर्किट ब्रेकर के TB नंबर टर्मिनल ब्लॉक नंबर 1 और टर्मिनल ब्लॉक नंबर 2 पर। जैसे ही हम कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हमको DC सप्लाई सर्किट ब्रेकर को प्राप्त हो जाएगी। सर्किट ब्रेकर में हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रिपिंग कॉइल, क्रूजिंग कॉइल के लिए DC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें भी जो इंडिकेशन रहता है उसके लिए DC की ज़रूरत पड़ती है, वो इंटरनली अपना पहुंच जाएगा। हमको सिर्फ ये जानना होता है कि DC सप्लाई सर्किट ब्रेकर में हम कहाँ कनेक्ट करें, DC सप्लाई C&R पैनल में हम कहाँ कनेक्ट करें। तो DC सप्लाई हमको मिलेगी कहाँ से, DC DB से मिली, उसको C&R पैनल में कहाँ कनेक्ट करना, BB1 के 1.5 और 1.6 में कनेक्ट करना है। उसी तरीके से सर्किट ब्रेकर में कहाँ कनेक्ट करना है, सर्किट ब्रेकर में टर्मिनल नंबर 1 पर, टर्मिनल नंबर 2 पर कनेक्ट करना। वो सप्लाई हम कहाँ से ले आएंगे, C&R पैनल के 3.8 और 3.9 से लेके आएंगे और TCB के 1 और 2 पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा DC का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए AC के बारे में। इसी तरीके से AC सप्लाई भी हम AC DB से लेके आएंगे। AC सप्लाई AC DB से हम जैसे मान लेते हैं, ये हम AC DB है हमारा, यहाँ से AC सप्लाई हम लेके आएंगे कहाँ पर, ये C&R पैनल में लेके आएंगे। तो ये C&R पैनल में कहाँ पर लेके आएंगे, तो उसके लिए हमको C&R पैनल की ड्राइंग देखना होगा, और ड्राइंग ये सीट नंबर 8 में ऑलरेडी AC के बारे में ये दिखाया गया है, मैं पहले से बना लिया हूँ। तो आप देखिए BB1 के 1.7 और 1.8 पर क्या लिखा, फेज और न्यूट्रल, और इधर लिखा 230 वोल्ट AC सप्लाई फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैनल। चाहे एग्जिस्टिंग पैनल सप्लाई ले लें AC सप्लाई, तो चाहे AC DB से ले लें। तो मान लीजिए चाहे AC DB से ले लेते हैं आप सप्लाई। ये आया, ये हम एक कंट्रोल केबल ले आए, कहाँ से लेके आए, ये हमारा फेज हो गया और ये मेरा न्यूट्रल हो गया। ये कहाँ से हम सप्लाई लेके आए, ये हम कनेक्ट कहाँ से किए थे, ये हम कनेक्ट किए हैं BB1 के
BB1 के टर्मिनल नंबर 1.7 और TB नंबर 1.8 से हमने कनेक्ट करके ले लिया। यहाँ पर फेरुल H1 और H2 ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर H1 एक फेरुल पड़ा होगा, यहाँ पर H2 एक फेरुल पड़ा होगा। ये यहाँ से कनेक्ट करके हम कहाँ लेके आएंगे? C&R पैनल, सॉरी यहाँ से नहीं, एक मिनट मिस्टेक हो गया। मैं AC सप्लाई लाऊंगा AC DB से और कनेक्ट कहाँ करूँगा? C&R पैनल में। ये C&R पैनल है, तो C&R पैनल के किस पॉइंट पर कनेक्ट करूँगा? C&R पैनल के BB1 के 1.7 और 1.7 पर। C&R पैनल के आप BB1 पर जाएंगे, उसके C&R पैनल को आप पीछे से ओपन करेंगे तो उसमें कहीं पर BB1 लिखा होगा, उसमें टर्मिनल ब्लॉक बने होंगे। टर्मिनल ब्लॉक में एक जगह लिखा होगा 1.7 और एक जगह लिखा होगा 1.8। तो 1.7 वाले में फेज वाला जोड़ देंगे और 1.8 में हम न्यूट्रल वाला जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे वैसे ही हमारा C&R पैनल को AC सप्लाई मिल जाएगी। अब हम देखिए एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि AC सप्लाई हमको सर्किट ब्रेकर को भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम यही C&R पैनल से ही AC सप्लाई लेके चले आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही 1.7 पर C&R पैनल में कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ के TB नंबर 3.6 में ऑलरेडी सप्लाई चली जाती है। तो हम इसको चाहें तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये हम चाहें तो शो कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? 1 TB 3.6, 1 TB 3.6, 1 TB 3.7, 1 TB 3.6, 1 TB 3.7। ये यहाँ पर हमारा फेज आके कनेक्ट हो गया और ये हमारा यहाँ पर न्यूट्रल आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा फेज आके कनेक्ट हो गया, ये हमारा न्यूट्रल आके कनेक्ट हो गया। ये पूरी बात, इतनी पूरी बात ये C&R पैनल के अंदर की हो रही है। ठीक है, अब हमको यहाँ से कहाँ लेके जाना है? सप्लाई सर्किट ब्रेकर में लेके जाना है। सर्किट ब्रेकर में लेके जाना है। सर्किट ब्रेकर में भाई क्यों लेके जाना है? क्योंकि सर्किट ब्रेकर में भी तो हमको बल्ब जलाना होता है, सर्किट ब्रेकर में भी मेरा हीटर लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर में ही तो मेरी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लगी हुई है, उसके लिए AC सप्लाई की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सर्किट ब्रेकर में AC सप्लाई हम ले जाके कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये हमको देखना होगा। तो इसके लिए हम सर्किट ब्रेकर की ड्राइंग लेंगे। हम CGL कंपनी का सर्किट ब्रेकर लिए, उसकी ड्राइंग ले लेते हैं। तो ये कुछ इसमें दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया है फेज और न्यूट्रल करके लिखा गया है। यहाँ पर टर्मिनल नंबर 4 और टर्मिनल नंबर 5 लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप इसको ले लेंगे, आप इसको सामने रख के इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो टर्मिनल नंबर 4 और टर्मिनल नंबर 5 पर हमको AC सप्लाई कनेक्ट करना। ये हमने टर्मिनल नंबर 4 और टर्मिनल नंबर 5 पर AC सप्लाई कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पर फेरुल पड़ा हुआ है H3 और H4। जैसे ही कंट्रोल C&R पैनल से AC सप्लाई ले आएंगे, CB के टर्मिनल नंबर 4 और 5 पर हम कनेक्ट करेंगे, वैसे ही हमारे सर्किट ब्रेकर को AC सप्लाई मिल जाएगी और उसको जहां जाना होगा वो AC सप्लाई अपने आप चली जाएगी। इस तरीके से साथियों आपका DC और AC सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट हुआ और इसके बारे में आप जानते ही हैं कि DC का क्या यूज होगा C&R पैनल में, सर्किट ब्रेकर में, AC का क्या यूज होगा C&R पैनल में और सर्किट ब्रेकर में। साथियों ये मैं आज आपको 3 पार्ट समझाया हूँ। अब आगे 2 पार्ट और बाकी है जो आपके कंट्रोल सर्किट के बारे में होगा, या तो उसको हम प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं, और एक इंडिकेशन सर्किट, उसके बारे में वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो ये भाग 1 में आपका इतना 3 पार्ट करके आपको समझाया गया। छोटे छोटे पार्ट बना के मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में सारी चीज़ें एक बार में बना के नहीं समझा सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप इसको देखेंगे तो ज़रूर विभाग हित में होगा और आप अपने से फॉल्ट को दूर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई फॉल्ट आया तो आप अपने से इसको दूर करेंगे। साथियों अब आज मैं अपना सेशन यहीं पर कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अगले वीकेंड पर मैं लेके आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों एक बार पुनः सब लोग बोलेंगे जय हिंद, जय संगठन।